गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी में। हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर फेडरलिज्म, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर सेकंड है। इसका पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ, जो कि लास्ट है ना। इसमें हम पढ़ेंगे पंचायतीय राज, है ना। ओके, तो इसमें हम जो पंचायतीय राज है उसकी व्यवस्था की बात करेंगे। दैट मीन्स लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा रिकैप कर लेंगे, फिर से देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी तक उसमें हम अगर बात करें, अगर डिस्कस करें तो इसमें हमने पढ़ा भारत में संघीय व्यवस्था कल का, है ना। तो भाषाई आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे हमने बात की इसमें। तो भाषा के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स क्रिएशन की कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है डिवाइडेशन का। बिकॉज ऑफ मैनी ऑफ द जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज बेस पे नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, अपने कल्चर के बेस पे डिवाइड हुए हैं। उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड के साथ साथ हम नागालैंड की बात करें, आसाम की बात करें, झारखंड जैसे स्टेट की बात करें, तो इसका डिवाइडेशन देखने को मिलता है ना। तो इन सब चीज़ों को हमने भाषाई लैंग्वेज के बेस पे देखा। भाषा की जो अगर नीति की बात करें तो उसके आधार पर हमने ये देखा कि भारत में हिंदी, जब भारत आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 के जो आसपास की बात करें तो उस टाइम 14 लैंग्वेजेस इंक्लूड थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 14 भाषाएं। इसके बाद फिर सिंधी आई, है ना। सिंधी आई 1967 में एक भाषा। इसके बाद 1967 के बाद फिर 1992 और में भी फिर 2004 में लैंग्वेज ऐड की लास्ट में, बोडो और है ना। तो इस तरह से 2004 के बाद से भारत में 22 भाषाओं को मतलब 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित कर दिया गया, अनुसूचित भाषाओं में शामिल कर दिया गया। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये हमने बताया आपको। भारत की सिर्फ राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो की हिंदी है, और वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के बेस पे किया गया है ना। ग्लोबल लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज को इंग्लिश माना जाता है, और लेकिन इंग्लिश जो है 22 शेड्यूल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें इंक्लूड नहीं है। भारत में मोस्ट ऑफ द जो है 40% के अप्रॉक्स देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। हमने ये भी देखा कि 1992 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी जनगणना के आधार पर 1500 यानी 1500 डायलेक्ट्स इंडिया में बोली जाती हैं, इससे भी ज़्यादा नहीं। ये तो मेन बता रहा हूँ मैं, है ना। तो इसकी बात हमने कल वाले अपने लेक्चर में की थी नाउ। और उसमें हमने देखा था सेंटर और उसका स्टेट का रिलेशन की बात की थी। तो सेंटर और स्टेट जो हैं वो दोनों जो है सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था की वास्तविकता में कैसा रूप लेंगी, इस बात पर निर्भर करता था। इसमें बात करें शासक दल और नेता किस तरह व्यवस्था का अनुसरण करेंगे, लेकिन काफी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी केंद्र सरकार और अधिकांश राज्यों में शासन कर रही थी। सिर्फ एक पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया उससे पार्टीज का इमरजेंस होने लगा, और जो कि आज जो है
राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रह रही हैं और सेंटर में अलग सरकारें हैं। तो इसमें एक दूसरे की एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्ष दलों की जो राज्य सरकारों का भंग कर देती हैं, है ना। ये देखने को मिल रहा है, कहीं पर सेंटर ज्यादा हावी है, कहीं पे स्टेट ज्यादा हावी, जो कि आप देख रहे हैं। चाहे हम बात करें तमिलनाडु की, बात कर लें अगर गवर्नमेंट की, कुछ साल अभी पहले हुआ था इलेक्शन, महाराष्ट्र की बात कर लें, वहां भी यही चल रहा है। पहले पहले बात कर लें अपने जो राज्य की सरकार बनी थी, इस तरह से बहुत सी सरकार है, उसमें कॉलिजन होता रहा, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा, ठीक है। और अभी हम बात करें तो इसी तरह हम गठबंधन की सरकार को आपको बताया था, सीधा ये समझ लो, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों को एक साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक साथ मिलके सरकार बनाती हैं, उसे राजनीतिक संगठन कहते हैं, जो कि बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी स्टेट्स है जिसमें आप देखने को मिल जाएगा, है ना। अनुसूचित, हमने वो शेड्यूल लैंग्वेज की बात की थी, जिनमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ। और इसी के साथ हमने बात ये भी की थी कि जो भाषाई राज्य के आधार पर डिवाइडेशन को बताया था, तो इसको हमने वहां पर आपको बता दिया था। हाँ, ये है, जब संविधान के अनुसार अगर बात करें, सरकारी कामकाज की जो भाषा है ना, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी रखा गया था। माना गया था कि 1965 तक रहेगी, 1965 तक रहेगी, इसके बाद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहे और भाषा इंग्लिश को एक एक कामकाज की भाषा, वर्किंग जो है लैंग्वेज के आधार पर एज इट इज बना रहने दिया गया, है ना, जो कि आज भी है। जैसे इसके बाद इसमें विविधताओं की बात की थी, और उसके बाद भारत में आज हम पढ़ेंगे, है ना, भारत में आज हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण के बारे में, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसको हमने आपसे पहले बताया था, पावर को डिसेंट्रलाइज का मतलब, अगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अगर बात करें तो उसे हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं, है ना। तो सेंटर से अलग हटके डिसेंट्रलाइज करना, एक पास ना रह के उसको निचले स्तर पे ढकेलना, है ना, निचले स्तर तक पहुंचाना किसी भी चीज को, तो उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज का हम बात करें, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की, तो यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स जो है एक ब्रॉड टर्म है, जो कि हर एक एस्पेक्ट में इसको देखा जाता है और इसको माना जाता है, चाहे डेवलपमेंट के बेस पे, चाहे किसी के बेस पे, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन हम यहाँ पर पावर का करेंगे। पावर को डिसेंट्रलाइज करने का सीधा तात्पर्य ये हमारा होता है, यहाँ पर होगा कि जो एक इतने बड़े विशाल देश में, सिंपल सी बात करें, है ना, तो यहाँ पर 2 स्तरों वाली सरकार का काम करना इतना मुश्किल है ना। भारत के कुछ राज्य जो हैं, उनकी अगर हम बात करें सिंपल, तो आप इंडिया, भारत भारत के कुछ राज्य यूरोप के देशों से बड़े बड़े हैं। यूरोप के क्या है, अगर हम रूस की बात करें तो रूस उत्तर प्रदेश के मामले, जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो रूस से भी बड़ा है उत्तर प्रदेश सिंगल अपना। इसी तरह हम अगर विभिन्न बात करें कि इसमें जनसंख्या के हिसाब से रूस की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वो लगभग जर्मनी के बराबर आ जाता है ना। तो जर्मनी के बराबर है। तो भारत में ये अनेक जो अंदरूनी भारत के राज्य भी जो हैं, देश तो विविधताएं रखता ही रखता है, राज्य भी की अगर बात करें तो अंदरूनी विविधताएं बहुत ज्यादा रखता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सिंपल रहते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं,
और उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मिडिल उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंडी, है ना, या पूर्वांचल बोलते हैं ना। तो इस तरह से देश के राज्य के अंदर भी विविधताएं हैं और इन राज्यों में सत्ता की बंटवा बांटने की जरूरत है। वैसे तो अगर बात करूं उत्तर प्रदेश को भी पहले जब मायावती की सरकार थी उस समय पर बुंदेलखंड को एक अलग बुंदेलखंड स्टेट के दर्जा देने की बात की जा रही थी, पूर्वांचल को अलग एक राज्य के रूप में दर्जा देने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं किया गया संविधान के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा। इसी तरह बोडोलैंड की बात करें तो आसाम में बोडोलैंड की बात की जा रही है, बोडो टेरिटरी, बोडो जो ट्राइबल हैं उन लोगों ने बोडोलैंड अपना एक अलग से राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। जैसे अभी 2004 में हमने 2014 में देखा कि कैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना प्लेटू रीजन पूरा अलग होके वो अलग स्टेट बन गया, है ना। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द जो है स्टेट्स में भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और जो कि अलग अलग अपने स्टेट की मांग कर रहे हैं, अपने टेरिटरी की डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अब शासन व्यवस्था को चलाना की जरूरत बात की गई। तो भारत में संघीय बात करें सत्ता की साझेदारी को 3 स्तरों पर काम करने की जरूरत है, जिसमें 3 स्तरीय सरकारों का होना, सरकारों का और प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हों, ऐसा माना गया कि तीसरा जो स्तर है वो स्टेट जो है गवर्नमेंट के नीचे काम करेगा। तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे के जो तर्क हैं तो ये दिए जा सकते हैं, इतनी डाइवर्सिटी को दिया जाता है, विविधताओं को दिया जा सकता है। 3 स्तर की बात करते हैं सरकारों की तो इसमें संघीय ढांचा सामने आता है और तीसरा स्तर जो होता है हमारी लोकल गवर्नमेंट का होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे वर्क कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, सॉरी यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के आधार पर, लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर हम लिस्ट की बात नहीं करेंगे, ये उसका पार्ट है। यहाँ पर हम लोकल गवर्नमेंट को लिख दे रहे हैं, है ना। आप लोकल गवर्नमेंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम ये पहले किसी और के लिए लगा है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की हम बात कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो अब स्टेट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है और इसके बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट हो गई, है ना, ठीक है। स्थानीय उसकी बात कर दी गई। अब इसमें हम लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे। केंद्र सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं को लेकर क्या हमने बताया था अभी कुछ दिन पहले लेक्चर में कि उनको स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो इसे हम सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, एक बड़े लेवल से सभी को बराबर बांट देना। सिंपल अगर बात करें आपकी फैमिली की, आपके ग्रैंडपा होंगे, ग्रैंडपा के बाद फादर को आपको पावर मिली है कुछ कामों के लिए, और कुछ कामों की पावर जो आपके फादर से आपके जो बड़े ब्रदर्स होते हैं उनको मिली है, या आपको स्वयं मिली हुई है, या आपके माता जी को मिली है, मदर्स को मिली है। इस तरह से पूरे फैमिली में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है ना। तो विकेंद्रीकरण करना एक बेहद जरूरी होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। सपोज दैट अगर हम बात डिस्कस करें, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ले लीजिए और प्रिंसिपल के बाद अगर उनकी जो मेन कोर कमेटी होती है जिसमें 3-4 लोग आते हैं उनको पावर दी जाती है। उसके बाद आपके टीचर्स को दे दी जाती है। टीचर्स के बाद नीचे और जाके कुछ वहाँ के जो अदर वर्कर्स होते हैं उनको मिलती है, और अदर वर्कर्स के साथ आपके लास्ट जो एम्प्लॉय, आपके लास्ट जो आप एक असिस्ट के टाइप में हो, आपको सबसे लास्ट जो पावर आपको देखने को मिलती है किसी कॉलेज में वो किसी प्यून की हो सकती है ना, वहाँ पर रहने वाले उसकी। तो इस तरह से जो भी प्रिंसिपल से जो भी रूल रेगुलेशन पास होगा वो सभी तक जाएगा, लेकिन रूल रेगुलेशन पास करने वाली जो कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि उसको ही मेन जो, जैसे देश में हम अगर बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सीएम की आती है, सीएम के बाद हम लोग लोकल लेवल पे आते हैं। तो वो लोकल लेवल जो होता है वो हमारा होता है, जैसे ग्राम प्रधान जो है वो हमारा लोकल लेवल है।
क्योंकि मेन समस्याएं गाँवों में होती हैं, मेन समस्याएं शहरों में, मेन समस्याएं लोगों की होती हैं, और उन लोगों की समस्याएं सिर्फ उन्हीं के लोग समझ पाते हैं, समझ पाएंगे, कोई और नहीं समझ पाएगा। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये आपके पेरेंट्स जानेंगे, दूसरे के पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो इसलिए सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर का, है ना। तो इसे हम जो बुनियाद विकेंद्रीकरण के जो पीछे जो है यही सोच है कि मुद्दों और समस्याओं को निपटाने का जो स्थानीय स्तर पर एक बढ़िया ढंग से उपचार किया जा सकता है ना। क्योंकि लोगों के, अगर हम, भारत इतना विविधताओं का देश है, अगर हम बात करें कोई एक स्टेट में है, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और हमें जानकारी, हमें नियम बनाना है जनजातीय लोगों के आधार पर, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के आधार पर हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें उन लोगों की ना तो आवश्यकताएं पता ही, ना तो उनकी कठिनाइयों के बारे में पता है। तो इस तरह से सत्ता का डिवाइडेशन उनके लोकल लेवल पे किया जाएगा, और वहां पर निकल के आएगा कि उनके लोकल लोगों को क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है। वो सीधी भागीदारी इसमें लोगों की हो जाती है, और सीधे जो है लोकतंत्र में उनको एक पार्ट के रूप में देखा जाने लगता है। इस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे सबसे अच्छा तरीका मानी गई हैं, जो कि स्थानीय लोकल गवर्नमेंट। इसीलिए आपने यूनिटी सिस्टम में देखा होगा, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और फिर लोकल गवर्नमेंट होती है, कि लोकल गवर्नमेंट ही किसी भी प्रजातांत्रिक देश को, लोकतांत्रिक देश को एक एक मूर्त रूप दे सकती है। ठीक है। तो सब विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसमें हम, इसके बाद हम गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश करते हैं, है ना। तो आई थिंक आपको डिसेंट्रलाइजेशन के पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट की बात की। क्यों? क्योंकि इसमें वास्टनेस ऑफ द स्टेट इन द साइज की बात की हमने, और पॉपुलेशन के आधार पर बहुत बड़ा है, कोई भी स्टेट हो वो भी। हमने बात की, यूपी की बात की, रूस को कंपेयर किया, है ना, रशिया को कंपेयर किया, क्लियर। हमने महाराष्ट्र की बात की, है ना, और हमने किसको, जर्मनी को, ठीक है, कंपेयर किया। नीड पावर शेयरिंग, तो इंटरनल जो है डाइवर्सिटीज की हमने बात की, उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो। आप यहां तक कि अगर डाइवर्सिटी की बात करें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को ही ले लीजिए, है ना, सॉरी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को ही ले लीजिए, आप अपने क्षेत्र, अपने सिंपल अपने विलेज को आप ले लीजिए। विलेज में भी जितने पार्ट होते हैं, ये ईस्ट या वेस्ट या साउथ या नॉर्थ साउथ, सभी पार्टों को आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। डेवलपमेंट के बेस पे, लोग पीपल के बेस पे, नीड के आधार पे किसको क्या जरूरत है। लेकिन अगर कोई जो स्कीम बनेगी, वो अगर पूरी एक स्कीम बना दी गई, इसीलिए विलेज को भी आगे हम जाके वार्ड्स में डिवाइड कर देंगे, ताकि वो छोटे लोकल, जहां पर 15 से 20 लोग रहते हैं, उन लोगों की जरूरत जो है उसको भी निकाल के बाहर लाया जाए, है ना। तो नीड ऑफ द पावर शेयरिंग की जरूरत यूं पड़ी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ इसकी रूल रेगुलेशन पे डालेंगे नजर, है ना, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस में पंचायती राज की, है ना। ये यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना। पंचायती राज की बात करेंगे हम। तो इसमें ये 73वां अमेंडमेंट था, बदलाव था, अमेंडमेंट 73 एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992 में 73वां संशोधन किया गया संविधान में। ठीक है। इसके आधार पर लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक अधिकार प्रोवाइड किए गए, जो कि 73वां अमेंडमेंट 1992 के आधार पर, और 73वां अमेंडमेंट 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, पूर्णतः लागू कर दिया गया था। इसमें क्या किया जाता है, इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होता है, और रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंट्रल टू द लोकल गवर्नमेंट को इलेक्टेड किए जाते हैं, लोकली इलेक्टेड अथॉरिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। ऑर्डर टू इनकरेज द पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नेंस, जो सत्ता होती है, जो सरकार चलती है, सरकार की जो पावर होती है, पावर में जो स्कीम्स निकलती हैं, उनको हम बात करें तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाता है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को डायरेक्ट सेंट्रल या स्टेट सरकार में इन्वॉल्व करने की बात की जाती है। ये पंचायती राज को 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, 11th शेड्यूल या अनुसूची जिसे हम कहते हैं, है ना, अनुसूची की बात करते हैं। यू एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस अमेंडमेंट विच इज द 29 सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पंचायत, है ना। 29 सब्जेक्ट जो है पंचायत के मैटर के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये पार्ट है, 9 पार्ट है। अगर पार्ट की बात करें, क्योंकि संविधान में पार्ट और अनुच्छेद ये सब होते हैं, तो 9th पार्ट है। और इसका जो आर्टिकल की बात करें, हम आर्टिकल की अगर बात करें तो इसका 243 में 243 से लेके 243 ओ तक, है ना, इसके बारे में लिखा हुआ है। आप जब संविधान उठाएंगे अपना, तो आप पार्ट 9 में जाएंगे, पार्ट 9 की अनुसूची 11 में जाएंगे, 11वीं अनुसूची में, और 11वीं अनुसूची के आधार पे आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 343 से 343 ओ तक आपका पंचायती राज का जो सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पूरा लिखा हुआ है, मिलेगा। ठीक ना। ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस अडॉप्ट करता है, न्यू सिस्टम ऑफ द पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, है ना, अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, है ना। तो एक अच्छा सिस्टम माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल को या पावर को डिसेंट्रलाइज करने। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट पे रखा जाता है। फिर उसके बाद डिवीजन क्या आता है, उसको सेपरेट करने के लिए तो जिला परिषद होती है, और जिला परिषद को ब्लॉक परिषद में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपालिटीज़ में, और उसको आगे सेपरेट डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें उसमें जिला परिषद आती है। जिला परिषद को ब्लॉक या तहसील लेवल पे डिवाइड किया जाता है, या म्यूनसिपल, इसमें दो आ जाते हैं। एक तो सिंपल आप विलेज लेवल पे आप देख लीजिए, और दूसरा आप विलेज लेवल के साथ सिटी लेवल पे आप बात करते हैं, है ना। तो इसको हम अभी आगे सेपरेट पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अमेंडमेंट, उसकी जो पंचायती राज सिस्टम है वो कैसे इंडिया में आया और क्या हुआ, उसकी बात आप समझ गए होंगे। 1992 में 73वें अमेंडमेंट के साथ आया, है ना। इसमें पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई, क्योंकि डायरेक्ट इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण, विभिन्नताएं होने के कारण, कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोकल लेवल पर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना जो है किसी भी पंचायती जो लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद जरूरी होता है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन समझ गए होंगे। और डिसेंट्रलाइज करने का जो बेसिक आइडिया था बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन का, इसकी अगर हम बात कर लें तो सॉल्व करना, सॉल्विंग लार्ज प्रॉब्लम्स, लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने आपको डिस्कस किया, जो जो भी इशूज थे उनकी हमने बात की एक लोकल लेवल पर, कि कोई भी राज्य है, कोई भी कंट्री है, कंट्री तो एक बड़ा हो गया टर्म्स। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो जिला होता है, जिले पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, ये हमने आप पहले समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पीपल्स हैव द बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन लोकेलिटीज। अगर आप किसी फैमिली में रहते हो, है ना, फैमिली में रहते हो, तो उस फैमिली की आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप बेटर समझ पाएंगे। आप कहीं के रहने वाले हैं, मैं अगर कहीं यूपी का रहने वाला हूँ और साथ में यूपी में लखनऊ में रहता हूँ, तो हम किसी भी यहाँ के, चाहे वो कानपुर हो, है ना,
कानपुर में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को हम नहीं जान पाएंगे हम। और कानपुर में भी अगर हम बात करें तो यार जो सेपरेट सेपरेट लोकल एरियाज होते हैं उनकी हम क्या प्रॉब्लम जानेंगे जब हम ओवरऑल कानपुर की नहीं जान पाएंगे। तो इस तरह से बात की जाती है। अगर आप कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप स्वयं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं तो आपको अगर किसी गांव की बात की जाए, किसी विलेज से, आप विलेज पे जाइए और विलेज की प्रॉब्लम्स को आप नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि आप वहाँ गए नहीं हो, आप उनके साथ नहीं रह रहे हो। इसीलिए एक रिसर्च होती है जो कि इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेटिव जो रिसर्च होती है वो की जाती है, लोगों के साथ रह के उनकी प्रॉब्लम्स को निकाला जाता है कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह से वहाँ के लोकल लोग होते हैं, कोई भी गांव हुआ, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो लखनऊ है, लखनऊ में एक बीकेटी की बात करें, बीकेटी में बहुत से गांव आते हैं एरिया में, है ना। तो वहाँ के जो विलेज हैं, विलेज लेवल पे गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है, विलेज लेवल को भी वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। विलेज को भी, एक गांव को 4 से 5 जितने भी पार्ट में डिवाइड करना होता है डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 15 से 20 जो हाउस हैं एक एक वार्ड के अंतर्गत रख दिए जाते हैं, है ना। ताकि बिल्कुल लोकल, बिल्कुल हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को निकाल के बाहर लाया जा सके। ठीक है, नीति आयोग इसी के आधार पर वर्क कर रही है। बेटर आइडिया ऑफ आइडियाज हाउ वेयर टू स्पेंड मनी। इससे क्या होता है, इससे एक आइडिया निकल के आता है कि हम अपनी मनी को कहाँ पर लगाएं, किस जरूरत में लगाएं, या किस जगह पे खर्च करें, कहाँ पे जरूरत है, किस लोगों को जरूरत है, किन लोगों को, है ना। एंड द मैनेज द थिंग्स ऑफ द एफिशिएंसी। इसकी जो पारदर्शिता है या बहुत एफिशिएंसी को देखा जा सकता है। पीपल पार्टिसिपेशंस इज डिसीजन मेकिंग में, लोगों का जो डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेशंस में पार्टिसिपेट करना भी, जो भी डिसीजन हो रहा है वो भी जरूरी हो जाता है। टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। इससे क्या होता है, उन लोगों को डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र के बारे में बात कर दी जाती है एज अ लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरह से रियलाइज करती है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है तो उसकी बात कर दी जाती है। बिल्कुल एक बेस के आधार पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए आगे बात चलती है, जब 1992 की बात चलती है, एक्ट की बात चलती है, तो एक्ट में इसमें बात की जाती है कि उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है सभी को एक साथ लाने की, चाहे वो लोकल लेवल हो या हम एक विलेज लेवल की बात करते हैं, विलेज से हम वार्ड की बात करते हैं, क्योंकि विदाउट अगर वार्ड के जो पीपल्स होते हैं उनके पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी जो आप डिसीजन बनाते हो, कोई भी पॉलिसी मेकिंग होती है, तो वो पॉलिसी मेकिंग तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक आप किसी भी लोगों को एक, जिसको जो नीड है, नीड के आधार पर वो नहीं बनाई जाएगी, तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है मोर इफेक्टिव हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन करना पावर का, है ना। तो स्टेप्स जो है टेकिंग किए जाते हैं फॉर दिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस आर, ठीक है। तो कुछ डिसीजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लिए जाते हैं, संवैधानिक आधार पर लिए जाते हैं। पार्टिसिपेशन लोगों का जरूरी है, जिसमें हम बात करते हैं इट इज़ द मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शंस, है ना। इसमें जरूरी होता है कि रेगुलर इलेक्शंस को होल्ड किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ हम पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना चाहेंगे, है ना, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, इसके बाद क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्थानीय जो बात करते हैं, स्थानीय जो स्वशासी निकाय होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, यहाँ चुनाव नियमित रूप से करवाए जाने के लिए बाध्य किया जाता है ना, जो कि हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। और इसमें रिजर्वेशन जो है सीट्स का, चाहे एस सी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, और ओबीसी की बात करते हैं, जो अदर बैकवर्ड जो है कास्ट की बात की जाती है। इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है 1/3 सीट्स पे विमेंस को यानी महिलाओं को 1/3 सीट पर जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन में,
जिससे लोकतंत्र को एक मजबूत भी मिले और मजबूत किया जाए। स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो होता है वो कंडक्ट कराता है यहाँ पर क्या, इलेक्शंस को हर एवरी 5 ईयर पे कंडक्ट कराता है ना, एवरी 5 ईयर पे। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है सम पावर रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज को, कुछ पावर को शेयर करती है, कुछ वहाँ की रेवेन्यू जो आय आती है उसको शेयर करती है एक पावर के बेस पे, है ना, कि कितने स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट को कौन सी रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करना है और कितनी पावर्स होती हैं ये दी जाती है। लेकिन ये तो बात 1992 के एक्ट में जब अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज का 73 वाला, उसमें बात की गई थी। लेकिन क्या वास्तविकता एज इट इज ये आप अपने लोकल लेवल पे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए हम इसमें आपको पंचायती राज जो है इनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक हमारा देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर लें, मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें। ठीक, स्टेट के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट, हमारा आता है ना, जिला आता है, जिले में जिला परिषद होती है। जिला परिषद जो बनती है ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं अब द लोकसभा या एमएलए पे, उनके आधार पे हम बात करते हैं। इन्हें हम जिला चेयरपर्सन के नाम से जानते हैं। वही हम ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक लेवल पर आपने देखा है पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति जो है इलेक्ट की जाती है पंचायत मेंबर्स के द्वारा यानी ग्राम प्रधानों के द्वारा। इसमें हेड इसका जो है ब्लॉक लेवल पे बीडीओ होता है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ना, बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और हम विलेज लेवल पे अपने गांव लेवल पे अगर बात करें तो गांव लेवल ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत जो बनती है वो ग्राम सभा के आधार पे बनती है। इसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है वार्ड के आधार पे, यहाँ पर वार्ड्स होते हैं, है ना। और वार्ड्स में अगर इसमें हम बात करें तो हेड बाय द सरपंच, अलग अलग नामों से, ग्राम प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, सरपंच ग्राम प्रधान, है ना, ग्राम प्रधान के नाम पे भी जाना जाता है, सरपंच के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको अलग अलग मुखिया के नाम से भी जाना जाता है ना, मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। हम फिर बात करते हैं जो ग्राम विलेज होता है वो वार्ड्स में डिवाइड होता है और वार्ड में क्या होते हैं, पंच होते हैं, है ना, पंच होते हैं। और पंच मिलके जो है पंच पंच एक वर्क एक नीड जो होती है, क्या बनना चाहिए, क्या रूल बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, किस आधार पे वो ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको सलाह देने का काम करते हैं हमारे वार्ड के पंच। और वार्ड के पंच या प्रधान मिलके बनाते हैं ब्लॉक का एक संघ समिति बनाते हैं, उसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। और पंचायत समिति मिलके जो है जिला परिषद बनाती है और जिला परिषद जो है वो स्टेट बनाती है, स्टेट जो है वो सेंटर बनाते हैं। तो आई थिंक आप ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस आधार पे हम इसको बात करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट, जो कि और डीप जाएंगे हम टाउन और बिग सिटीज में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम ये अभी हम रूरल बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, ये हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। अभी शहरी क्षेत्र में नहीं गए हैं। तो इस पे जो वार्ड से लेके वहाँ तक हम जो स्टेट से लेके वार्ड से लेके, है ना, स्टेट और सेंट्रल, और यहाँ पर आप वार्ड कर लीजिए, है ना, वार्ड्स। तो वार्ड से बना विलेज, विलेज से विलेज की बात करें या ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक, ब्लॉक से बना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बना स्टेट, स्टेट से बना सेंटर। अब अगर बात करें तो वार्ड बनाते हैं कौन, पंच, पंच मिलके बनाते हैं पंचायत, पंचायत बनाती है पंचायत समिति, पंचायत समिति बनाती है जिला परिषद, जिला परिषद बनाती है विधानसभा या लोकसभा, विधानसभाएं, और विधानसभाएं के आधार पर बनती है लोकसभा। मतलब आगे सेपरेट आगे बढ़ती पावर बढ़ती चलेगी, पावर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से
और जो इस लोकल गवर्नमेंट जो होती है, हम यहाँ बात करते हैं, इस पे बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, हम ये जिला परिषद की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये जो पूरा एक सीक्वेंस है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें गांव के जो आधार पे हमने आपको पूरा बता दिया, जो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है गांव की व्यवस्था को, और गांव में कुछ राज्यों के जो ग्राम समूह की बनाए जाते हैं, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत को एक परिषद होती है, एक परिषद जो है कई सदस्य या एक अध्यक्ष होता है परिषद का, और एक सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं, और उन्हें हम सामान्यतः पंच के नाम से जानते हैं, जो कि हमने आपको बात बताई। अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं, ग्राम अध्यक्ष को हम प्रधान कहते हैं, या सरपंच के नाम से जानते हैं, या मुखिया के नाम से जानते हैं। इसका जो है चुनाव गांव और वार्ड में रहने वाले जो वयस्क लोग होते हैं, यानी जो 18 साल की उम्र को, है ना, अपनी जो 18 ईयर की जो एज ग्रुप है, उसको आप एक एज को कंप्लीट कर लिया है, वो लोग इनका चुनाव करते हैं, है ना, मतदान करते हैं, और पूरे पंचायत के फैसले लेने वाली संस्था है हमारी पंचायत, है ना। पंचायतों को ग्राम सभा की देखरेख में चलाया जाता है। इसी के साथ गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का क्या बजट पास होने है, इसके कामकाज की समीक्षा साल में कम से कम 2 बार या 3 बैठक के आधार पर होनी चाहिए। जो गांव में ग्राम प्रधान को 3 बैठक या 2 बैठक करनी ही चाहिए हर साल, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आगे हम देखेंगे। स्थानीय शासन जो ढांचा होता है वो जिला परिषद तक जाता है। जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट होती है वो एक ग्राम से लेके एक अपर क्लास तक जाती है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है ना। तो ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति, जो कि हमने बात की, वो बनाती है, या प्रखंड जो पंचायती राज भी कहते हैं उसे, है ना, यानी जो स्तरीय पंचायत भी कहते हैं, यानी जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, उसकी बात करते हैं पंचायत समिति को, है ना। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है। इसके बाद सदस्यों का चुना हुआ उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य होते हैं, उसे जिले के सभी जो है सब पंचायत समितियों को मिलाकर, जिले की जितनी पंचायत समिति है उनको मिला के जिला परिषद बनाया जाता है, और जिला परिषद के अधिकांश जो है सदस्यों का चुनाव होता है। जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं में कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख जो है इस परिषद का राजनीतिक प्रधान माना जाता है। इस आधार पे हमने स्थानीय जो शासन की बात की। अब इसी आधार पे हम अगर यहाँ पर ये गांव लेवल का आप समझ में आ गया होगा, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो नहीं समझ में आया। नाउ अब हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट शहर की, है ना। शहर में कैसे लोकल गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ टाउन्स और बिग सिटीज की बात करते हैं। पहले हम छोटे टाउन्स की बात कर लेंगे। इसको म्यूनसिपालिटीज में डिवाइड किया जाता है, और म्यूनसिपालिटीज को म्यूनसिपल जो है चेयरपर्सन करते हैं। यहाँ के म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो हैं वो हेड हुआ करते हैं। अगर हम बड़े शहर की बात करें तो यहाँ पर नगर निगम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाती है। यहाँ पर इसको हेड कौन करता है, मेयर हेड करते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए अगर हम बात करें, शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम होता है, जिससे हम बात की, है ना। तो इसे नगर पालिका और नगर निगम, है ना, नगर निगम की बात कर लेंगे। ठीक, नगर निगम का हेड जो होता है वो मेयर होता है, और नगर पालिका का हेड म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का जो वर्क होता है वो इलेक्शन के थ्रू के आधार पे डिवाइड किया जाता है। मतलब इलेक्शन के आधार पर इनको चुना जाता है, निर्वाचित किए जाते हैं इलेक्शन के आधार पर। नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका जो है का प्रमुख नगर पालिका का होगा, और राजनीतिक प्रधान होगा नगर निगम के जो पदाधिकारी होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय सरकारों को यह नई मतलब व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि हम बात करते हैं पूरे अपने वर्ल्ड में। इंडिया में ऐसा जो है एक देखने को मिलता है। पंचायतों में करीब 36 लाख लोग चुने जाते हैं। अभी तक 36 लाख लोगों को चुना जाता है ग्राम पंचायतों में, इस आधार पर,
है ना। दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा यहाँ की जो राज्यों की आबादी है उसकी बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने इसको देखा, अब आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, आप अगर शहर में रहते हैं तो आप देखते होंगे इलेक्शन होते होंगे इसमें। अगर आप लखनऊ जैसे शहर में अगर हम बात करें तो लखनऊ जैसे शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी होता है एंड मेयर म्यूनसिपालिटीज को भी वर्क करने का काम मिलता है। लेकिन अगर आप किसी छोटे से टाउन एरिया से आते हैं, किसी भी उससे आते हैं, तो वहाँ पर म्यूनसिपल पार्टीज वर्क करती हैं। आप वहाँ पर देख पाते होंगे नगर पालिका का इलेक्शन होता है वहाँ पर, और म्यूनसिपल चेयरपर्सन चुने जाते हैं, है ना। ओके, ना वो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल गवर्नमेंट की, चाहे वो रूरल एरिया पे हो, मतलब रूरल पे हो या अर्बन में हो, दोनों में हम देखने को मिलती हैं। जैसे इलेक्शन ग्राम सभा आर नॉट रेगुलरली हेड, ऐसी बात कही तो गई थी जब 1992 में 1992 में जब इसका रेवोल्यूशन पास हुआ था कि हर साल मतलब हर 5 साल में इलेक्शन किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला आफ्टर द 19 नहीं, जब पंचायती राज बना इसके बाद बात की गई कि बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। उसके बाद जब इलेक्शन रेगुलर देखने को नहीं मिला था ये सब, तब 1992 में स्थायी रूप से जो लोकल गवर्नमेंट है उसका पंचायती राज 1973 में अमेंडमेंट करके उनको कठोरता से पालन करने की बात की गई, अमेंडमेंट के साथ रूल बनाए गए। इससे पहले जो है 1992 से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, जबकि इसकी बात की गई थी। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ट्रांसफर पावर नहीं करते थे, राज्य सरकार पावर को ट्रांसफर नहीं करती थी अपने कहाँ पर, और न तो कोई संसाधनों को एक स्थानीय सरकार को, है ना, स्थानीय सरकार को। लेकिन इसके बाद जब 1992 का जब अमेंडमेंट हुआ, 73वां अमेंडमेंट हुआ, जिसे हम पंचायती जो है राज के नाम से जानते हैं, उसके बाद सब कुछ अब रेगुलर तरीके से होने लगा, आपको देखने को आज मिलता होगा आपके पंचायत में, आपके लोकल लेवल पर। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा पंचायती राज का। थैंक यू सो मच। आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन पूरे उसका डिटेल कैसा लगा, ये आपका पूरे 5 पार्ट्स में आया है। और अगर अच्छा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और विभिन्न जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना।